राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर वोकल फॉर लोकल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भारत फिजी के विशेष मैत्रीपूर्ण संबंधों को मान्यता है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे को लेकर सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि ठाकरे अपनी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं के लिए महाराष्ट्र के बारिश प्रभावित लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में सुबह एक इमारत में स्थित इत्र के गोदाम में आग लगने से 17 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई। गोवा को कर्नाटक से जोड़ने वाला काली नदी पर बना पुल बुधवार सुबह ढह गया, जिससे राजमार्ग संख्या 66 पर यातायात बाधित हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला कुश्ती 50 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल मुकाबले से पहले पहलवान विनेश फोगाट को तगड़ा झटका लगा है। उन्हें अधिक वजन के कारण फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिगंबर अखाड़े में राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस की मूर्ति का अनावरण किया। बांग्लादेश के राजनीतिक संकट पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो हमारे लिए 2 कारणों से चिंतनीय है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार से केरल के वायनाड में हुई हालिया आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी के सुवा में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत और फिजी की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना गर्व की बात है। इसके साथ ही प्रवासी भारतीयों से कहा कि जिन देशों में वे बसे हैं, वहां की अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण और विस्तार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये फिजी की मेरी पहली यात्रा है। हर जगह आपकी उपस्थिति के कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर पर ही हूँ। मैं पैसिफिक क्षेत्र में अपने भाइयों और बहनों से मिलने का अवसर देने के लिए फिजी के राष्ट्रपति जी और फिजी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे फिजी के राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी के साथ सकारात्मक चर्चा हुआ। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित करने के लिए मैं फिजी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। ये सम्मान भारत और फिजी की गहरी दोस्ती को प्रतीक। जब भी विदेश यात्रा करती हूँ तो भारतीय समुदाय के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों से मिलना हमेशा एक विशेष एहसास होता है। फिजी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमेशा 145 साल पुराना एक विशेष और स्थायी बंधन है। इसलिए यहाँ आप सबसे मिलना एक अत्यंत आनंददायक अनुभव है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिन देशों में आप बसे हैं वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण और विस्तार में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारे प्रवासी अपने साथ एक समृद्ध और विविध संस्कृति लेकर आए हैं, जिसने उन समाजों को और अधिक समृद्ध किया है। शिक्षा और ज्ञान को उच्च महत्व देने के कारण प्रवासी भारतीयों ने लगातार शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक जीवंत पुल, लिविंग ब्रिज के रूप में भूमिका निभाए हैं।
जहां भारतीय प्रवासियों ने लगभग हर देश में अपनी छाप छोड़ी है, वही फिजी में आपकी असाधारण यात्रा विशेष रूप से दुनिया के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। हम दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीय समुदाय को अपने सपनों का भारत बनाने की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार और स्टेक होल्डर्स के रूप में देखते हैं। एक ऐसा भारत जो मानव प्रयास के हर क्षेत्रों में किसी से पीछे नहीं होगा। एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया के लिए विकास का इंजन बनेगा। एक ऐसा भारत जो विश्व बंधु के रूप में दुनिया का सच्चा मित्र बना रहेगा। हमारे प्रवासी भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को और गहरा करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड या OCI कार्ड सहित कई पहलू शुरू की है। प्रवासी परिवार की युवा पीढ़ी के लिए हमारे पास उन्हें उनकी इंडियन रूट्स से जोड़ने के लिए नो इंडिया प्रोग्राम है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि फिजी के युवाओं ने अच्छी संख्या में इस प्रोग्राम का लाभ उठाया है। हमारे द्विवार्षिक वैश्विक प्रवासी सम्मेलन प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 में आयोजित होने जा रहे हैं। मैं आपको इस सम्मेलन में आमंत्रित करती हूं और फिजी से एक बड़ा प्रतिनिधित्व देखने के लिए हम सब उत्सुक हैं। एक बार फिर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुझे जो प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए मेरा आभार। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सरकार से पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों को लेकर एक विस्तृत तथ्य की मांग पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि NCERT किताबों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रस्तावना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सर, मैं इस विषय में सरकार से मांग करता हूं कि पाठ्यक्रमों में हुए बदलावों को लेकर एक विस्तृत तथ्य सदन के सामने रखे। इस मुद्दे पर सरकार स्पष्टीकरण दे और संविधान के बारे में अपना कदम वापस ले। और मैं आपने मुझे कई में है, कहाँ है, ये आपने पूछा सर, ये है एक्ट्स फॉल्स ऑन प्रियम्बल इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। माननीय सभापति जी, विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया उसमें से एक ध्वनि प्रतिद्वंदित करने की कोशिश की गई कि शायद संविधान के प्रियम्बल और संविधान की मूल धाराओं से कुछ छेड़छाड़ होने की बात है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है और जो बात वो हाउस में कहती है वो जिम्मेदार पूर्ण तरीके से कहने का प्रयास करती होगी। विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा देखने में आया है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पढ़ने में आया है। मुझे लगता है कि इस हाउस में कोई भी वक्तव्य देने के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के विपक्ष के नेता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि देखने में, सुनने में और पढ़ने में नहीं, किस सोर्स से आया है उस सोर्स को रखना चाहिए। और सोर्स, सभापति जी, कभी भी अखबार की कतरने नहीं होती हैं। सोर्स ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होता है। दूसरी बात, मैंने ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखी है, ना मैंने चेंज देखा है, लेकिन मैं यहां पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जितना संविधान को इज्जत देकर के आगे बढ़ने का तय किया है, किसी सरकार ने नहीं किया।
प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता। वो अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, दिस गवर्नमेंट अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ मोदी जी इज कमिटेड। तीसरी बात, ये संविधान सभा को और संविधान सभा को याद करने के लिए 2014 की 26 नवंबर के संविधान दिवस के लिए क्यों इंतजार करना पड़ा? ये बताता है कि दिस गवर्नमेंट which came in 2014 under the dynamic leadership of Prime Minister Modi on 26th of November decided to have a Constitution Day और संविधान दिवस मनाया गया। इसी के साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संविधान के ऊपर डाका तो डाला गया 25 जून 1975 रातों रात, और एक बार नहीं 90 टाइम्स, मोर देन 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्होंने उड़ाई। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आपकी सरकार ने 2 बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और डीआईआर में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है। प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। लोकसभा में बीजेपी गुजरात सांसद देवू सिंह चौहान द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सांसद प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में समग्र ऊर्जा हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही यह भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में 165% की वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष श्री, भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में ही उन्होंने प्रारंभ किया था। गुजरात में चारण का सोलर पार्क करीब 4,900 एकड़ में सोलर एनर्जी का ये पार्क की प्रारंभ करते हुए पूरे एशिया में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रारंभ करवाया था। आज प्रधानमंत्री की भूमिका में आने के बाद चाहे विश्व में कार्बन एमिशन की बात हो, तब G20 में क्लाइमेट चेंज की बात हो, COP26 में समिट में बात हो, या 120 देशों को साथ में मिलाकर सोलर एनर्जी के लिए अलायंस बनाने की बात हो, विश्व में आदरणीय मोदी जी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तब आने वाले समय में 2030 में हमने करीब 500 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है तब, और आने वाले समय में 2070 में 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे तब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी ये महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा के लिए हमारी सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और क्या स्टेप लेने जा रहे हैं। सर, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने आज इधर उठाया है। जैसे उन्होंने कहा है, एक तो मैं स्वीकार करता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी उधर के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेके गुजरात इसमें अग्रेसर है। दे आर नंबर 1 एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न, एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न सर। तो लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर हमारा प्रायोरिटी है। 9 प्रायोरिटीज में एनर्जी सेक्टर हमारा एक प्रायोरिटी है। एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, 2014 से मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में
165% वृद्धि हुआ है। फ्रॉम 76.38 गीगावाट इन 2014, टुडे इट इज 203.1 गीगावाट हुआ है। तो ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने अभी, जैसे मैंने बताया, सोलर में हम 10 साल में 2014 में ओनली 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था। आज के दिन में 85.47 सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। तो आगे बढ़ने के लिए हम अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडरशिप, the several reforms have been unleashed in this sector. Today we have achieved more than 200 gigawatt installed capacity, as I have said. Another 151.22 gigawatt is under the various stages of implementation, and 76.42 gigawatt is tendered, sir. So that overall 430 gigawatt is already in the pipeline. And रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, सेकी है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एचजेवीएन है, ये सबको हर बरस 50 गीगावाट पर एनम रिन्यूएबल एनर्जी पावर बिड को बुलाने के लिए हम निर्देश दे रहे हैं। एफडीआई 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट अलो किया है, और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन तो ये मैंडेटरी बना दिया है। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार हैज वेव्ड द इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिट करने के लिए जो चार्जेस था, वो चार्जेस भी रिन्यूएबल के लिए वे ऑफ कर दिया है। बहुत बड़ा स्टेप्स माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिया है। उसके साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये भी हमने शुरू कर दिया है। कुछ टेंडर्स अवार्ड हो गए हैं। उसके साथ ही साथ ऑफशोर विंड एनर्जी में भी वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हो गया सर। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारत के स्वर्ण पदक जीतने की संभावनाओं को बड़ा झटका देते हुए विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 29 वर्षीय विनेश फोगाट को दूसरे दिन प्रतिस्पर्धा के लिए अयोग्य पाया गया, क्योंकि फाइनल्स के दिन वजन के दौरान उनका वजन लगभग 100 ग्राम अधिक पाया गया। यह खबर भारत के लिए बड़ा झटका है। इन सब के बीच आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण उन्हें ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया। वहीं रीना गुप्ता ने यह भी बताया कि विनेश फोगाट 2 बार एशियन, 3 बार कॉमनवेल्थ चैंपियन रह चुकी हैं और एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विनेश फोगाट ने ओलंपिक में जाने से पहले साजिश की आशंका जाहिर की थी। आप प्रवक्ता ने इस मामले में जांच की मांग की और साथ ही खेल मंत्री से ओलंपिक का बहिष्कार करने और विनेश को दोबारा मौका दिए जाने की भी बात कही। दोस्तों, पूरा देश वेट कर रहा था कि आज रात बैठ के हम सब लोग टीवी पे अपनी बेटी विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखेंगे, लेकिन विनेश फोगाट को 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हाँ जी, सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। विनेश, जिसने कि जापान के उस खिलाड़ी को, उस रेसलर को हराया जो कि 82 बार जीतती आ रही थी, 82 बार तक उसको कोई हरा नहीं पाया था। 4 बार की चैंपियन उस जापानी खिलाड़ी को विनेश ने हराया, तो देश में खुशी की लहर दौड़ गई और हमें लगा कि आखिर पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल
विनेश जीतकर देश के लिए वापस लाएगी। लेकिन वो सारे सपने अब चूर होते हुए नजर आ रहे हैं जब खबर आ रही है कि 100 ग्राम की वजह से, 100 ग्राम होता क्या है, अगर आप एक बोतल पानी पी लीजिए या आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, उससे 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है। आज काफी खिलाड़ी सामने आए हैं, ऐसे खिलाड़ी जिनको एक्सपीरियंस है पूरा इसका, कुश्ती का, रेसलिंग का। उनका कहना है कि 3-3, 4-4 किलो वजन भी खिलाड़ी एक रात में कम करते हैं अपने आप को उस कैटेगरी में रखने के लिए। तो ऐसा कैसे हो गया कि 100 ग्राम वजन के लिए विनेश को डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है? ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है कि जो लोग थे, कुछ हो सकता है विदेशी लोग नहीं चाहते थे कि भारत की कोई एक बेटी को गोल्ड मेडल मिले। आप सोचिए कि उसने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 बार उसने एशियन चैंपियनशिप जीती, 3 बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीत चुकी है, जो खुद ही इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस थी। और उसके साथ पूरी जो टीम गई थी, जो उसको सपोर्ट कर रही थी, सबको एक्सपीरियंस था कि किस तरह वेट को मॉनिटर किया जाता है, किस तरह वेट को कम किया जाता है। फिर भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई कि हमारी इतनी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी, जिसने जापान की उस खिलाड़ी को हराया, आज उसको डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है। जाने से पहले विनेश ने खुद आशंका जाहिर करी थी। उसने कहा था कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, मेरे खिलाफ साजिश ना हो। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वही विनेश है जिसने कि बहुत बड़े यौन शोषण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये वही बहादुर विनेश है जो जंतर मंतर पे बैठी थी हमारी बेटियों को, हमारे रेसलर्स को न्याय दिलाने के लिए। ये वही विनेश है, उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा पूरा कंटिजेंट वहां पे है, ओलंपिक एसोसिएशन के सामने हमें अपनी दरखास्त डालनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया? कहा तो पूरा देश सोच रहा था कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी, सिल्वर मेडल जो उसने जीता है, जो उसका हक है। अब बोल रहे हैं कि सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कंटिजेंट वहां गया है, उसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने बोलना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से एक छोटे से 100 ग्राम की वजह से हमारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। और मैं खेल मंत्री से भी कहूंगी कि खेल मंत्री फौरन वहां पे अपनी नाराजगी दरखास्त करवाई जाए और ये बोला जाए कि अगर हमारी विनेश को न्याय नहीं मिलेगा तो ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार करेंगे। भारत जैसा देश अगर ये बोल दे कि हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे तो फौरन इसका संज्ञान लिया जाएगा और विनेश को न्याय मिलेगा और पूरा देश खुश होगा। तो मैं मोदी जी से, खेल मंत्री से, सबसे ये कहना चाहूंगी कि फौरन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को हमें यह दरखास्त देनी चाहिए, उनकी जो कमेटी है उसको बोलना चाहिए कि इसकी इंक्वायरी की जाए और इसमें शीघ्र से शीघ्र विनेश को न्याय मिले और उसको मौका दिया जाए कि वो पार्टिसिपेट करे और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए। अयोध्या में ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिगंबर अखाड़े में राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र जी की 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। सीएम ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। उन्होंने अपने जीवन को राम मंदिर के लिए मिशन बनाया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरक्ष पीठ और दिगंबर अखाड़ा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्म भूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन, इस आंदोलन को बनाया हो,
ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच मूर्ति की जो परिकल्पना थी उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर के ऐसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरखपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्व्यसंधि को जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरखपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके अयोध्या के नाम पर सारे कार्य, सारे संकल्प पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या धाम आज एक सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है और उस क्रम को हम निरंतरता प्रदान कर सकें, इस दृष्टि से मैं आपके बीच में बार बार आता हूं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था यहां पे आकर के जो यात्रियों के लिए रेल बसेरा बनेंगे, प्रभु राम के वनवास के समय का सबसे पहले साथी कोई बने थे, निषाद राज बने थे, तो निषाद राज के नाम पर अयोध्या के रेल बसेरा बसेंगे, यात्री विश्रामालय बनेंगे। आज वो काम यहां पे हो रहा है। प्रभु राम की गाथा को सबसे पहले लिपिबद्ध करने का काम किया था त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने। तो अयोध्या का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया के अंदर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर पहला एयरपोर्ट कहीं बना है, प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में बना है। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी कृपा निरंतर बनी रहे, सनातन धर्म पुष्ट हो और भी दिग दिगंत तक इसकी ध्वजा पताका ऐसी फहराई जाती रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी पूज्य महाराज जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद बना रहे, इस कामना के साथ आप सबके प्रति भी मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम